हेलो, वेलकम टू छत्तीसगढ़ सर्कल। आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में। छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और एक है हमारा आधुनिक। तो जो प्राचीन इतिहास है, इससे भी क्वेश्चन सीजी व्यापम और पीएससी से पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, मध्य और आधुनिक इतिहास जितने तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस हैं ये बड़े इजी होते हैं और बनने लायक होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में ही बात करेंगे तथा उससे जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग स्पेशली टारगेट करते हुए आज इस वीडियो लेक्चर को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में पाषाण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं। जैसे ये है पाषाण काल, ये है पाषाण काल। पाषाण काल को आपको पता है 4 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। छत्तीसगढ़ में पूर्व पाषाण काल से संबंधित जो स्थल है वो सिंघनपुर है और वो रायगढ़ जिला में है। मध्य पाषाण कालीन जो स्तर है छत्तीसगढ़ में वो कबरा पहाड़ है और रायगढ़ जिले में है। उत्तर पाषाण काल से संबंधित स्तर धनपुर है जो वर्तमान में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में है। नवपाषाण काल से संबंधित स्तर अर्जुनी है जो जिला दुर्ग में है। ये पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन आए थे, है ना, तो वो इससे बन जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग सिंघनपुर के बारे में। आपने सुन रखा होगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ पे है, कौन से काल के हैं, किसने खोज किया था और इसकी विशेषता क्या है। की गुफा से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं। यह पूर्व पाषाण कालीन स्तर है जो जिला रायगढ़ में है। यह चंवर ढाल पहाड़ी के गिरिपात पर स्थित है। आगे देखते हैं कि इसकी खोज जो है 1910 में एंडरसन ने की थी। यह छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा है। इस बात को याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे प्राचीनतम गुफा कौन सी है। यहाँ गेरुए रंग से चित्रित शैलाश्रय हैं और यहाँ के जो शैलाश्रय हैं जो शैलाश्रयों चित्रित शैलाश्रयों हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ के जो शैल चित्र हैं वो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दिखाई देती हैं। ये इसकी विशेषता है। आगे देखते हैं और एक स्थल है, उसका नाम है कबरा पहाड़। यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है और यह भी रायगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से पाषाण युगीन औजार के साक्ष्य मिले हुए हैं। यहीं से अर्धचंद्राकार फलक वाले उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, यह पूर्व ऐतिहासिक पाषाण कालीन गुफा तथा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ के शैल चित्र सर्वाधिक संख्या में हैं तथा लाल रंग के हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे शैल चित्रों की संख्या ज़्यादा पाई गई है। तो आपको याद रखना, आंसर देना है कबरा पहाड़ और इनके रंग जो हैं वो लाल रंग के हैं। आगे थोड़ा सा और देखिए, और एक महत्वपूर्ण स्थल है जिसको बोलते हैं चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी की गुफाएं बालोद जिला के डोंडी तहसील में स्थित है। यह प्राग इतिहास कालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। खोज इसकी भगवान सिंह बघेल तथा रमेंद्रनाथ मिश्र ने किया था। इनको याद रखना, इनसे क्वेश्चंस बिल्कुल बन सकते हैं। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। शैल चित्रों, प्राग इतिहास कालीन शैल चित्रों के लिए छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। रायगढ़ के शैल चित्रों से संबंधित स्थल हैं। रायगढ़ में और शैल चित्रों वाले स्थल हैं जैसे ओंगना, भैंसगढ़ी,
कबरा पहाड़, सिंगनपुर, करमागढ़, बसनाझर, लेखा भाड़ा और बेनीपाट बोतलदा, ये सब जगह रायगढ़ जिले से संबंधित स्थल हैं जहाँ पे शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं हम लोग। पाषाण स्मारक धनोरा से प्राप्त हुआ है। टेंगना से महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में ताम्र लौह युगीन पाषाण स्तंभ, ताम्र लौह युगीन पाषाण स्तंभ जिसको मेनहीर कहा जाता है, के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? एक करकाभाट, करहीभदर, अर्जुनी, जहाँ से ताम्र कलश मिला हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं सोरर जो बालोद में है, चिरचारी, गढ़घनौरा जो कि कोंडागांव में है। आगे थोड़ा देखते हैं छत्तीसगढ़ में पाषाण युगीन औजार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कबरा पहाड़ से, बोनटीला रायगढ़ से, जोगीमारा की गुफा, सीता बेंगरा की गुफा जो सरगुजा में है। इतना हो गया। आगे कुछ इम्पोर्टेंट और है। वैदिक काल, वैदिक काल के दो भाग हैं, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का नामोल्लेख ही नहीं मिलता, मतलब वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के बारे में कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। किंतु जो उत्तर वैदिक काल है में बस्तर को दक्षिण दिक करके कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर वैदिक काल में हमें छत्तीसगढ़ के बारे में वर्णन मिलता है और उसमें से बस्तर वाले एरिया को दक्षिण दिक करके बोला गया है। आगे देखते हैं रामायण काल। देखिए रामायण काल प्राचीन काल उसमें आएगा, कई बार प्राचीन काल करके पूछेगा, कभी रामायण काल में करके पूछेगा। तो महानदी बेसिन को रामायण काल या प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो दक्षिण कौशल कहा जाता था। यही हमारा छत्तीसगढ़ था। उसमें बस्तर क्षेत्र जो है वो दंडकारण्य के रूप में जाना जाता था इस काल में। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली थी या दक्षिण कोसली इसको कहा जाता था। आगे देखेंगे राम वनगमन पथ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे घोषणा कब हुआ, शुभारंभ कब हुआ, प्रथम चरण में चयनित स्थल कितने हैं। तो घोषणा जो है 22 नवंबर 2019 को हुआ। इसकी जो शुभारंभ है वो 7 से 9 अक्टूबर 2021 को हुआ। प्रथम चरण में 9 स्थल, द्वितीय चरण में 42 स्थल। कुल लंबाई जो है 2260 किलोमीटर थी। छत्तीसगढ़ में कितने स्थलों से गुजरे? तो छत्तीसगढ़ में 75 स्थलों से गुजरता है ये राम वन गमन पथ। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ जाते हैं। देखो अब बात करते हैं भाई महाभारत काल में जो छत्तीसगढ़ है उससे क्या साक्ष्य मिले हैं और किन किन बातों से या किन किन पॉइंट से क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बता दूं महाभारत काल में आप दो चीज़ें जानना, एक ऋषभदेव के बारे में और एक मोरध्वज के बारे में। ठीक है, अब देखिए ऋषभदेव के बारे में क्या होता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। ऋषभदेव महाभारत कालीन जैन तीर्थकर थे। ये जो है ऋषभदेव महाभारत कालीन जैन तीर्थकर हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं अब पता चलेगा। देखिए ऋषभ तीर्थ गुंजी, ऋषभ तीर्थ गुंजी, ऋषभ तीर्थ गुंजी दमोदरहा जो जांजगीर चांपा में है, लेकिन नया जिला जब बना ना तो ये शक्ति में चला गया है। देखिए ऋषभ तीर्थ गुंजी दमोदरहा, गुंजी बोलते हैं, दमोदरहा बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए जांजगीर चांपा में पहले था, लेकिन नए जिले के गठन के बाद ये शक्ति में चला गया है। ऋषभ तीर्थ की जानकारी का प्रमुख स्रोत महाभारत ग्रंथ है। देखिए ऋषभ तीर्थ के बारे में महाभारत ग्रंथ में दिया गया है ना, वहाँ से कि क्योंकि ये महाभारत कालीन थे। आगे देखते हैं मोरध्वज।
मोर ध्वज के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानने के लिए। मोर ध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर के समकालीन थे। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर उनका अर्जुन से विवाद हो गया। मयूरध्वज ने इसके लिए अपने सिर को आर्य से कटवाया था। आगे देखो इंपॉर्टेंट जो बात है उसको देखते हैं। राजा मोरध्वज की राजधानी रतनपुर, उस समय उसको मणिपुर कहा जाता था, रत्नावलीपुर कहा जाता थी। ये हैहवंशी राजा थे। कौन? मोरध्वज। उनके पुत्र ताम्रध्वज हुए। मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने भी इसी क्षेत्र से शासन किया। कहाँ से? रतनपुर से। किंतु दोनों का संबंध कहाँ था? आरंग और रतनपुर से था, ऐसा बताया गया है। आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं मौर्य काल से संबंध कुछ चीज़ें। देखिए मौर्य काल, मौर्यकालीन देखें तो मौर्यकालीन में क्या है? आरंग हो गया, उड़ेला हो गया, तारापुर हो गया। तारापुर, रायपुर से मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं। आरंग, उड़ेला, तारापुर जो रायपुर में है से मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं। ये सिक्के ईसा पूर्व मतलब जिसको BC बोलते हैं, ईसा पूर्व दूसरी सदी के हैं। ये जो सिक्के मिले हैं वो ईसा पूर्व दूसरी सदी के हैं। इन सिक्कों को आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा के नाम से जाना जाता है। इनको कहा जाता है आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा के नाम से है। देखो आहत मुद्रा किसको कहा जाता है? आहत मुद्रा ऐसे मुद्रा जो किसी भी धातु को पीट करके बनाया जाता है, उसको आहत मुद्रा कहते हैं। तो ये सिक्के प्राप्त हुए थे मौर्यकालीन। मैंने जगह का नाम बता दिया। आगे देखते हैं प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। क्या है? सम्मिलित था। किंतु मध्य छत्तीसगढ़ कलिंग विजय के पश्चात मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना। जो मध्य छत्तीसगढ़ है ना, वो कलिंग विजय, उड़ीसा के विजय के पश्चात बना। इन सब बातों का उल्लेख अशोक के कलिंग शिलालेख से नहीं होती, जबकि अन्य स्रोतों से होती है। आगे देखते हैं जोगीमारा की गुफा में स्थित शिलालेख है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। जोगीमारा की गुफा में स्थित शिलालेख है जिसकी भाषा पाली है, लिपि ब्राह्मी है। के अनुसार यह ज्ञात होता है कि कलिंग अभियान के दौरान अशोक सरगुजा क्षेत्र से गुजरा था। 2-3 चीज़ याद रखना। जोगीमारा की गुफा में एक शिलालेख है जिसकी भाषा जो है पाली है, लिपि ब्राह्मी है। उससे ये ज्ञात होता है कि कलिंग अभियान के दौरान जो सम्राट अशोक है वो सरगुजा क्षेत्र से गुजरे थे। जोगीमारा की गुफा में, इसी जोगीमारा की गुफा में देवदत्त नर्तक और सुतनुका नर्तकी की प्रणय गाथा, प्रेम प्रसंग का उल्लेख प्राप्त होता है। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ की रामगढ़ से प्राचीन थिएटर के अवशेष मिले हैं। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ पे है? सरगुजा में है। कि सीता बेंगरा से इसका संबंध रामगढ़ के उसके बताया गया है को जो मौर्यकालीन से संबंधित, मतलब यहाँ बोल सकते हैं रामगढ़ की जो मौर्यकालीन स्थल है करके ऐसा पूछ सकता है। रामगढ़ की पहाड़ी से प्राचीन थिएटर के अवशेष मिले हैं। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ पे है? सरगुजा में है, ऐसा करके पूछ सकता है। क्वेश्चन तो बनाना चाहिए आपसे। आगे देखते हैं कोरिया जिले का कोटाडोल नामक स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोरिया जिले में ऐसा कौन सा जगह है जो अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, तो कोटाडोल याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे अच्छा, मैं यहाँ पे बौद्ध काल को थोड़ा बताना भूल गया हूँ। देखिए पहले बौद्ध काल को देख लेते हैं, ये छूट गया था PDF में। बौद्ध काल, देखिए बौद्ध काल से क्या संबंधित जगह है, क्या जानकारी है? 2-3 जानकारी हैं। एक आप बुद्ध के बारे में जानेंगे और अवदान शतक के बारे में। क्या देखिए आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित
मुख्य प्रतिमा किसकी है? बुद्ध की। किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर आए थे? तो वो ग्रंथ है अवदान शतक। देखिए, जैन धर्म में हम लोग थोड़ा देखते हैं। छत्तीसगढ़ और जैन धर्म के स्मारकों के प्राचीन भंडार कहाँ कहाँ पे हैं भाई? मल्हार में है, सिरपुर में है, महेशपुर में है और आरंग में है। महाजनपद काल, देखिए आपको पता है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे। उस 16 महाजनपदों में एक जनपद जो है चेदी महाजनपद था, ठीक है, जिसकी राजधानी जो है सुक्तिमती थी। और इसी चेदी महाजनपद के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र आता था। कई इतिहासकार छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ का। आगे देखते हैं हम लोग सातवाहन काल। कास्ट स्तंभ के बारे में जानकारी मिलता है। यह कास्ट स्तंभ वर्तमान में शक्ति जिले में है। शक्ति जिले के किरारी ग्राम में है। में सन 1921 में कास्ट स्तंभ प्राप्त हुआ। यह कास्ट स्तंभ सातवाहन कालीन राजाओं से संबंधित है। यह इस स्तंभ में इस काल के कर्मचारियों का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में यह गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। देखिए, सातवाहन कालीन मुद्राएं कहाँ से मिले हैं? मल्हार से मिले हैं, बालपुर से मिले हैं और चकरबेड़ा से मिले हैं। मल्हार जो है वो आपको पता है बिलासपुर में है, बालपुर शक्ति में है और ये चकरबेड़ा बिलासपुर में है। आगे देखते हैं, जो मल्हार बिलासपुर से मिले हैं वो अपिलक, वेदश्री और पुलवामी पुडुमा के क्या मिले हैं? कालीन मुद्राएं हैं। जो बालपुर शक्ति से मिले हैं वो अपिलक के सतकर्णी की मुद्राएं हैं। और जो चकरबेड़ा बिलासपुर से हैं वो रोमकालीन स्वर्ण सिक्के यहाँ से मिले हुए हैं। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं गुंजी शिलालेख के बारे में। इसी को हम लोग बोलते हैं दमोदरा नाला चट्टान क्षेत्र चट्टान लेख। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए, प्राचीन छत्तीसगढ़ उतना बड़ा नहीं है लेकिन क्वेश्चन इससे बहुत सारा बनते हैं। सातवाहन वंशियों से संबंधित अभिलेख है। कौन सा? गुंजी शिलालेख, जो राजा वरदत्त श्री का अभिलेख है। इस अभिलेख के अनुसार वरदत्त श्री ने अपनी आयु वृद्धि के लिए 1000 गायें ब्राह्मणों को दान में दिए थे। पूछ सकते हैं भाई क्वेश्चन। आगे देखिए, ये शिलालेख गुंजी दमोदरा प्राचीन ऋषभ तीर्थ में से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लिखित पदाधिकारी कुलपुत्रक। किरारी का जो यज्ञ स्तंभ है उसमें एक कुलपुत्रक ऐसा करके उल्लेख मिला है। उसका संबंध किससे है? तो याद रखना, वो एक अभियंता था या मुख्य मिस्त्री था, है ना। आगे देखते हैं कुषाण वंश। वर्तमान में कुषाण काल के सिक्के के प्राप्ति स्थल हैं, है ना। कुषाण काल के जो है सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो बिलासपुर से, तेलीकोट रायगढ़ से और कोरबा से मिले हुए हैं। आगे देखते हैं गुप्तकालीन इतिहास। गुप्तकालीन इतिहास में प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बहुत प्रयाग प्रशस्ति जो है एक शिलालेख था और इससे हमें गुप्तकालीन बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। देखते हैं, यह प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन कृत शिलालेख था। मतलब इसका जो काम, शिलालेख को रिटर्न करने का काम, लिखने का काम किसने किया था? हरिसेन ने किया था। इसके अनुसार दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वाकाटक वंशी राजा महेंद्र सेन, संभवतः प्रवर सेन,
प्रथम को तथा महाकांतार के नलवंशीय राजा व्यागराज को पराजित किया था। देखो, समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल के वाकाटक वंशी राजा, पूछ सकता है कि भाई दक्षिण कौशल के वाकाटक राजा को समुद्रगुप्त ने जो पराजित किया उसका नाम क्या था? महेंद्र सेन था। तथा महाकांतार के नलवंशीय शासक कौन था? व्यागराज को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल और महाकांतार को विजय के बाद अपने साम्राज्य में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत उन्हें क्या है? सम्मिलित नहीं किया था, अपितु अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर छोड़ दिया था। मतलब आप मेरे अधीन हो, है ना, और उन्होंने इस अधीनता को स्वीकार किया और उन्हें छोड़ दिया था। आगे देखेंगे, महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिले हैं, गहने वगैरह कुछ ऐसा मिले हैं। आगे देखेंगे, इस राज्य में बानाबरत नामक स्थल से कांचगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं तो अपने को कालिदास ने छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान सरगुजा के रामगिरी पहाड़ी में मेघदूत की रचना की, जो मूलतः संस्कृत भाषा से है, जिसकी छत्तीसगढ़ में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया था। देखो, कालिदास ने है ना सरगुजा के रामगिरी पहाड़ी में मेघदूत की रचना की, जो संस्कृत भाषा में था, जिसका छत्तीसगढ़ में अनुवाद किसने किया? मुकुटधर पांडे ने किया है। आगे देखते हैं, बानाबरत दुर्ग विष्णु मंदिर से गुप्त वंश के कुल 9 सिक्के प्राप्त हुए हैं। बानाबरत जो दुर्ग में है कि विष्णु मंदिर से गुप्त वंश के कुल 9 सिक्के प्राप्त हुए हैं। एक सिक्का कुमारगुप्त का, एक सिक्का कांचगुप्त का, 7 सिक्के जो है स्कंदगुप्त के हैं। इन सिक्कों को महंत गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। आगे देखते हैं, नल वंश। आपको पता है इस नल वंश का जो क्या था? कालक्रम था, वो 5वीं सदी से 12वीं सदी तक चला। देखते हैं, नल वंश के संस्थापक शिशुक हैं, जबकि वास्तविक संस्थापक जो है वो वराहराज हैं। राजधानी पुष्करी कोरापुट थी। रिद्धिपुर ताम्रपत्र नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन से संबंधित है। रिद्धिपुर पूछ सकता है कि रिद्धिपुर ताम्रपत्र किस नलवंशीय शासक से संबंधित है? तो भवदत्त वर्मन से संबंधित है। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अर्थपति भट्टारक से के संबंधित है। आगे देखते हैं, जो कोंडा गांव के अड़ेंगा से नलवंशी शासकों के कुल 32 स्वर्ण सिक्के मिले हैं। ठीक है, 29 किससे? वराहराज के। 2 जो है वो अर्थपति भट्टारक के, और 1 जो है वो भवदत्त वर्मन के हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं तो स्कंद वर्मन जो है नलवंशीय शासक था। आगे हम लोग देखते हैं विलासतुंग के बारे में। विलासतुंग से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। देखिए, विलासतुंग 7वीं से 8वीं शताब्दी में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया। भगवान विष्णु को समर्पित तथा पंचायतन शैली में निर्मित है। कालांतर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक पीटू पृथ्वीदेव द्वितीय को पीटू में लिखा हूँ यहाँ पे के सेनापति कौन? जगतपाल ने कराया था जीर्णोद्धार, याद रखिएगा इसको। आगे देखेंगे जो राजिम अभिलेख है जो 700 से 740 ईस्वी की है ना,
के आसपास की है, उत्कीर्ण कराया। किसने? विलासतुंग ने। राजिम अभिलेख इसने उत्कीर्ण कराया। इस राजिम अभिलेख में छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है इसको। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हमारा वाकाटक वंश। वाकाटक वंश, वाकाटक वंश एक राष्ट्रीय राजवंश है। सातवाहनों की शक्ति जैसे क्षीण हुई तो इस वंश का क्या हुआ? उद्भव हुआ। वाकाटक वंश के छत्तीसगढ़ के प्रथम शासक जो थे वो प्रवरसेन थे। प्रवरसेन प्रथम विंध्य शक्ति का पुत्र था। इतने चीज़ें आपको इस वंश के बारे में जानना है। आगे देखते हैं भाई, राजर्षि तुल्य कुल वंश बहुत इम्पोर्टेंट है, और इनका जो है टाइमिंग था 4वीं से लेकर के 6वीं सदी का टाइमिंग था। देखते हैं क्या क्या है। राजधानी आरंग थी, जो रायपुर में है। संस्थापक राजर्षि तुल्य कुल वंश का सुर या सुरा थे। प्रमुख शासक कौन कौन थे? देखिए, एक है सुर, दूसरा है दैत्य प्रथम, तीसरा है विभीषण, चौथा है भीमसेन प्रथम, पांचवा है दैत्य द्वितीय और छठवां है भीमसेन द्वितीय। देखिए, आप इसको शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हैं। सुर, सुर के लिए दैत्य प्रथम को D1 बोल दिए, फिर विभीषण को VV, चौथा भीमसेन प्रथम को B1, दैत्य द्वितीय को D2 और भीमसेन द्वितीय को B2 बोल सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, ये वाला। ठीक है, राजर्षि तुल्य कुल वंश के बारे में कुछ स्रोत है। ठीक है, कौन सा स्रोत है? जो B2 है, मतलब भीमसेन द्वितीय द्वारा उत्कीर्ण आरंग ताम्रपत्र लेख से हमें इस वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। विशेष, यह राजवंश छत्तीसगढ़ की प्रथम स्थानीय राजवंश था। चलिए और कुछ आगे देखते हैं। सरभपुरी वंश, भाई इनका टाइमिंग 5 to 6, 5वीं से 6वीं शताब्दी का था। सरभपुरी वंश के बारे में भी बहुत कुछ चीज़ें आपको जानना चाहिए, क्वेश्चन आता है इससे। सरभपुरी वंश, सरभपुरी वंश के संस्थापक सरभराज थे, जिनका उल्लेख भानुगुप्त की ऐरण अभिलेख जो 510 ईस्वी की है से मिलता है। प्रसन्न मात्र सरभपुरी वंश, याद रखना, प्रसन्न मात्र सरभपुरी वंश के शासक थे। इन्होंने निडिला नदी, जो पहले लीलागर नदी के नाम से जाना था, के किनारे प्रसन्नपुर, जिसको मल्हार करके बोला जाता है आज, नगर बसाया। तो सीधा पूछ सकता है प्रसन्न मात्र किस वंश के थे? सरभपुरी थे। उन्होंने किस नदी के तट पर प्रसन्नपुर, जिसको आज मल्हार बोलते हैं, बसाया? तो नीला नदी के तट पर। आगे देखेंगे, प्रसन्न मात्र ने गरुड़, चक्र, शंख युक्त सोने के सिक्के चलाए। आगे देखेंगे, सरभपुरी अमराय कुल के शासक वैष्णव धर्म का पालन करते थे। सरभपुरी अमराय कुल के शासक वैष्णव धर्म का पालन करते थे। इनके राज चिन्ह में गजलक्ष्मी का अंकन होता था। रुद्रशिव की प्रतिमा जो ताला गांव में है ना, एक ऐसी प्रतिमा जिसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो अलग अलग जंतुओं का उल्लेख मिलता है, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। सरभपुरी वंशकालीन मूर्ति मानी जाती है। आगे देखेंगे, सरभपुरी ताम्रपत्र, जो सरभपुरी ताम्रपत्र में डेट होता था, ईयर होता था, जारी करने के वर्ष होता था, प्लेस होता था, जगह, लेखक और उत्कीर्णक का नाम होता था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कुछ राजधानियां और उनके शासक, मतलब ये सरभपुरी वंश के बारे में ही बात कर रहे हैं। सरभपुर उनकी राजधानी थी जब शासक थे सरभराज। प्रसन्नपुर मल्हार हुआ जब प्रसन्न मात्र शासक बने। सिरपुर को भी उन्होंने राजधानी बनाया जब प्रवरराज इसके शासक बने।
आगे देखते हैं भाई इसमें। सरबपुरी वंशीय शासक सुदेव राज ने अपने शासनकाल के दौरान इंद्रबल, आगे इंद्रबल के बारे में पढ़ेंगे याद रखना, को अपना सर्वाधिकारीकर्ता के रूप में नियुक्त किया था। सरबपुरी वंश के अन्य शासक कौन थे? सुदेवराज थे, जयराज थे। गामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण लेख मल्हार बिलासपुर से मिलते हैं। गामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण लेख मल्हार बिलासपुर से मिले हैं, जो 2री-3री शताब्दी का है। गजलक्ष्मी चिन्ह का अंकन सरबपुरी शासकों के समस्त अधिकार पत्रों में होता है। गजलक्ष्मी चिन्ह का अंकन राजमुद्राओं में भी होता था। देखिए, मैं कुछ शासक और उनके वंश के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इससे मिल जाएंगे, याद रखना। कुछ महत्वपूर्ण शासक और वंश हैं। भावदत्त कौन से वंश के थे? नल वंश के थे। प्रसन्न मात्र जो है किस वंश के थे? सरबपुरी वंश थे। महाशिवगुप्त बालार्जुन ये पांडु वंश के थे। सिंहराज सोम वंश के थे, जो कांकेर वाला है। हर्षगुप्त पांडु वंश के थे। महाभवगुप्त सिरपुर का सोमवंश। स्कंदवर्मन नल वंश। सुदेवराज सरबपुरी। तीवरदेव पांडु वंश। शिवगुप्त सोमवंश। इंद्रबल पांडु वंश। बाहरसाय कलचुरी। बीटू B1 राजर्षि तुल्य। चंद्रगुप्त पांडु वंश। जयराज सरबपुरी वंश। हर्षवर्धन पांडु वंश। प्रवरराज प्रथम सरबपुरी। जगदेव भूषण छिंदकनाग वंश। आगे देखते हैं भाई शैल वंश के बारे में। देखिए, शैल वंश शासनकाल कब से हुआ? 7वीं से 8वीं शताब्दी। वंश सूर्यवंशी। क्षेत्र जो है दुर्ग क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। जानकारी दुर्ग और बालाघाट के सरहदी रघोली से प्राप्त ताम्रपत्र से इनकी जानकारी मिलती है। प्रमुख शासक कौन थे? श्रीवर्धन जो इसके संस्थापक थे। ठीक है। श्री पृथ्वीवर्धन जो उसके पुत्र थे। जयवर्धन जो उसके पौत्र थे। किसके? श्रीवर्धन के। श्रीवर्धन द्वितीय भी शासक बने, फिर जयवर्धन द्वितीय भी शासक ऐसे बने। इन्होंने कुछ निर्माण कार्य कराया था। श्रीवर्धन ने एक सूर्य मंदिर 7वीं शताब्दी का निर्माण कराया था। ये किसके समकालीन थे? तो सरबपुरियों के समकालीन थे। विशेष संभवतः इस वंश में उत्तराधिकारी न होने के कारण इस वंश का पतन हो गया। आगे देखते हैं भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिरपुर का पांडु वंश, आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा इससे। देखो, सिरपुर के पांडु वंश के प्रथम शासक उदयन तथा संस्थापक इंद्रबल माने जाते हैं। देखिए, यहाँ पे एक लक्ष्मण मंदिर जो सोमवंशी या पांडुवंशी शासकों ने बनाया था, लाल ईंटों से निर्मित है। भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। यह मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। गुप्तकालीन स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। महारानी वास्ता निर्माण कार्य प्रारंभ कराया उन्होंने इस मंदिर का। मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री थी। अपने पति हर्षगुप्त, इनके पति जो है कौन थे? हर्षगुप्त थे। मृत्यु के पश्चात इनकी याद में इन्होंने निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। अब निर्माण कार्य का जो पूरा किसने कराया? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन ने इस कार्य को पूर्ण कराया। कवि ईशान पांडुवंशी सोमवंशी का राजकीय कवि था और इसी ने इस मंदिर की प्रशस्ति की रचना की थी। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सोमवंशी शासकों की निम्नलिखित शाखाएं थी। देखो, छत्तीसगढ़ के जो सोमवंशी शासक थे उनके अनेक शाखाएं थी, जैसे मैकल का सोमवंशी शासक, ओडिशा कलिंग का सोमवंशी, कांकेर का सोमवंशी और सिरपुर का पांडुवंश। ठीक है, आगे थोड़ा देखते हैं। देखो, महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे महाशिवगुप्त बालार्जुन। देखिए,
महाश्रीगुप्त बालार्जुन शैव धर्म के अनुयायी थे। इनके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग 639 जो 7वीं शताब्दी में है, सिरपुर प्लस मल्हार दोनों जगह के उन्होंने क्या किया था, यात्रा किया था। यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, सीयूकी में की थी, और उन्होंने सीयूकी को कियासलो के नाम से वहाँ पे वर्णित किया था। इनके शासन काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। कारण इनके शासनकाल में कला, साहित्य, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में उल्लेखनीय कार्य हुआ था, इसलिए इनको शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। अब देखते हैं महाश्रीगुप्त बालार्जुन के समकालीन कौन कौन थे भाई। तो देखो, शासक हैं, वंश है और शासन क्षेत्र है। हर्षवर्धन, पुष्यभूति, कन्नौज, पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश, वतापी, नरसिंह वर्मन, पल्लव वंश, कांची, विलासतुंग, नल वंश और दंडकारण्य क्षेत्र में शासक थे। तो ये सब महाश्रीगुप्त बालार्जुन के समकालीन थे। आगे कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख एवं संबंधित शाखाओं के बारे में देख लेते हैं। देखो भाई, कुरुत का ताम्रपत्र किससे संबंधित था, नरेंद्र से संबंधित था। अब सिरपुर लक्ष्मण मंदिर शिलालेख किससे संबंधित है, शिवगुप्त बालार्जुन से संबंधित है। फिर हम लोग देखते हैं बारसूर शिलालेख, ये जो है किससे संबंधित है, जगदेव भूषण से संबंधित है। और उसके बाद देखते हैं कोटगढ़ शिलालेख जो पृथ्वी देवदूती पीटू से संबंधित है। क्वेश्चन आ सकता है, इसको मैच करो करके। अब कुछ हम लोग देख लेते हैं देखिए, प्राचीन कला केंद्र रतनपुर, सिरपुर और मल्हार। रतनपुर में क्या है, महामाया मंदिर है। सिरपुर में बौद्ध विहार लक्ष्मण मंदिर है। मल्हार में पातालेश्वर मंदिर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हुए हैं। आगे देखेंगे भाई, पांडु वंश राजाओं को अपनी कार्यकाल अवधि के अनुसार बढ़ते क्रम, मतलब कौन पहले आया था, तो याद रखना ये कालक्रम, इंद्रबल, नरेंद्र वर्मन प्रथम, महाशिव, तिवरदेव और हर्षगुप्त। इंद्रबल पहले आए, फिर ये नरेंद्र देव प्रथम, फिर महाशिव, तिवरदेव, फिर हर्षगुप्त। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़, जांजगीर चांपा में स्थित लखनेश्वर और लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण पांडुवंशी शासक इंद्रबल के शासनकाल में इनके द्वितीय पुत्र ईशान देव ने कराया था। खरोद को छत्तीसगढ़ की काशी भी कहा जाता है। ज्ञातव्य हो कि कवि ईशान पांडु वंश का क्या था, राजकवि था। और देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित और कुछ जगहों के बारे में। देखिए, राजवंश और राजधानी, पांडु वंश, कलचुरी वंश और मौर्य वंश। देखो, पांडु वंश सिरपुर, वर्तमान में उस समय पूर्व नाम क्या है, चित्रांगतपुर था। कलचुरी वंश कहाँ कहाँ पे थे, तो माण में, रतनपुर। कलचुरी वंश अभी आया नहीं है, आएगा, लेकिन यहाँ दे दे, छुरी, कोचगई, खल्लारी और रायपुर में। मौर्य वंश जो है पाटलिपुत्र है ना, जो अब पटना का रहता है, वहाँ से है। आगे देखेंगे भाई, छत्तीसगढ़ के इतिहास में 2 शासकों ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की कौन, पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त तिवरदेव और कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने इस उपाधि को धारण की थी। सिरपुर के पांडु वंश के अधिकांश शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे।
सिरपुर के पांडु वंश के अधिकतम जो है अधिकांश शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, किंतु महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है शैव धर्म के अनुयायी थे। महाशिवगुप्त बालार्जुन एक धर्म सहिष्णु शासक थे, जिनके शासनकाल में सभी धर्मों ने स्वतंत्रतापूर्वक विकास किया। इनके शासनकाल में विष्णु भगवान के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्यपूर्व हुआ। चीनी यात्री हुएनसांग 639 में सिरपुर की यात्रा की, गंधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण हुआ। सुरबल मैकल के पांडु वंश का शासक था, जिसका ताम्रपत्र वमनी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। खरौद मंदिर का निर्माण पांडुवंशी शासक इंद्रबल द्वारा कराया गया। आगे देखते हैं भाई, आगे हम लोगों को देखना है ओडिशा कलिंग के सोमवंश। देखिए ओडिशा, उसको पहले कलिंग के नाम से जाना था कि सोमवंश। ओडिशा कलिंग के सोमवंश। कलिंग के सोमवंश का संस्थापक क्या था? शिवगुप्त था। ओडिशा के सोमवंशी शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करती थी। उदाहरण, महाशिवगुप्त कलिंग के सोमवंश शासक था, जिसने त्रिकलिंगाधिपति जिसे यह उपाधि धारण की थी। इस वंश के शासक स्वयं को कलिंग, कौशल और उत्कल की अधिपति मानते थे। उदाहरण, कौशल और उत्कल क्षेत्र में 1040 से 1065 महाभव गुप्त चतुर्थ उद्योग के श्री के नाम से जाना था। सोमवंशी जो है कलिंग का सोमवंश के शासक थे। इन्होंने कौशल और उत्कल दोनों क्षेत्रों पर शासन किया था। मारंज मूर शिलालेख ययाति शिवगुप्त से संबंधित है, जो ओडिशा कलिंग से सोमवंश से संबंधित है। आगे देखते हैं भाई कांकेर क्षेत्र के सोमवंश। तो कांकेर के सोमवंश के संस्थापक सिंहराज थे। इस वंश के अन्य शासक, पूछ सकते हैं अन्य शासक कौन है करके, तो व्यागराज, बोपदेव, कृष्णराज, जयतराज, सोमचंद्र, भानुदेव तथा बोपदेव के पुत्र कर्णराज, सोमराज, कृष्णराज शामिल थे। अब हम लोग थोड़ा लास्ट चीज़ों पे बात कर लेते हैं, वो है बाण वंश। पाली के प्रशस्तर मंदिर, जो एक शिव मंदिर है, का निर्माण 9वीं शताब्दी में बाणवंशीय शासक केवल विक्रमादित्य ने बनाया था। कालांतर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजल्वदेव प्रथम द्वारा कराया गया। इस वंश के शिलालेख में विक्रमादित्य का उल्लेख जय मेरु नाम से मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना, मैंने जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास को लेकर के होगा। थैंक यू।